बड़ी खबर आई है कल देर शाम, वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बड़े राहत पैकेज 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो उन्होंने देश के लिए दिया है। आइए समझते हैं इस राहत पैकेज का क्या मतलब है, क्या फर्क इकोनॉमी पर पड़ेगा, बाजार पर क्या असर होगा, लॉकडाउन खुलने के जो अब आसार दिख रहे हैं उसके बाद बाजारों पर क्या व्यू रखना चाहिए। इन सब पर बातचीत करने के लिए बाजार के जाने माने दिग्गज एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और डायरेक्टर नवनीत मुनोत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले बात इसी पर करना चाहता हूँ, किसी का अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा राहत पैकेज भी आ सकता है। शायद सबसे बड़ा पैकेज 2.5-3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ तक लोग अंदाजा लगा रहे थे। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इकोनॉमी के लिए खेला है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरे ख्याल में आपको थोड़ा अंदाजा था, आपने जरूर कल कहा था कि इतना बड़ा पैकेज एक शाम को आ सकता है और वो आ गया। पूरे जी देश में जी पिछले कई दिनों से इसी दिन की अपेक्षा थी। पिछले 2 महीनों में फोकस था सर्वाइवल पर, फोकस था इस हेल्थ क्राइसिस से हम किस तरह से डील करें, और उस सर्वाइवल के से अभी हम लोग रिवाइवल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सर्वाइवल करना है, रिवाइवल भी करना है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिवाइवल करना है। इस सर्वाइवल के इस माहौल में हमने जो सोशल कैपिटल बिल्ड करी है भारत में, 125 करोड़ देशवासियों ने, जिस तरह से सरकार ने और सबने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, बिजनेसेस ने, एनजीओज ने मिलकर के, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं चाहे जो उज्ज्वला था या जो जैम ट्रिनिटी के प्रधानमंत्री ने बात करी, या स्वच्छ भारत का भी एक योगदान रहा कि हम इस समस्या से विश्व के अन्य देशों के कंपैरिजन में ठीक से जूझ पाए। आगे जाकर के क्या इस एक स्थिति को, जहां पर पूरे विश्व व्यापी मंदी है, पूरे विश्व में जिस तरह का भी माहौल है, क्या भारत उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकता है? आई थिंक वहां पर प्रधानमंत्री का एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस वाला, एक ऑप्टिमिज्म जगाने वाला, एक आशा जगाने वाला कल का संदेश था। और अगले कई दिनों में हमें देखना है किस तरह से फॉलो अप रिफॉर्म या फॉलो अप रिलीफ पैकेज, फॉलो अप refinance to various sectors, उन सब पर हमें अभी नजर रखनी जरूरी है बाजार को। बिल्कुल। लेकिन जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, क्या ये कारगर साबित होगा इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने को लेकर, और आपके हिसाब से इस पैकेज में क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या किन किन इंडस्ट्री को, किन किन बिजनेसेस को मदद की जरूरत है? दो तरह के देखिए, उन्होंने 4L की बात करी, जहां तक मुझे याद है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज। जी तो लैंड और लेबर को आप देखिए, जो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स है, और उसमें मैं पावर सेक्टर भी ऐड करना चाहूंगा। लिक्विडिटी एक वर्ड है, लेकिन लिक्विडिटी के साथ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म चाहिए, ताकि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आए। आरबीआई ने जी ऑलरेडी बहुत सारी मनी सप्लाई बाजार में डाली है, लेकिन सब लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो हमें एक ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। लॉ का जहां तक सवाल है, उसको मैं ब्रॉडर समझूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रिफॉर्म से आप समझ लीजिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, एंड उन सब के जरिए हम सारे विभिन्न बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट कर सके। जहां तक 20 लाख करोड़ का सवाल है, अगर हम देखें जो अभी तक अनाउंस हो गया है, 1,70,000 करोड़ का जो पहला, जिसको आप सोशल स्टिमुलस बोल लीजिए, फिस्कल स्टिमुलस का पार्ट था। उसके बाद आरबीआई ने जो करीब 8-9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, कई तरह के डिफरेंट तरह के मेजर्स लेकर के रिलीज करी है, उन सबको अगर हम जोड़े तो 9-10 लाख करोड़ आ गया है। रिमेनिंग अमाउंट कई तरह का होगा, हो सकता है वो फर्स्ट लॉस गारंटी, या किसी तरह से बैंक ज्यादा लैंड कर पाए एमएसएमई को, एसएमई को, तो उसमें एक साल में इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होगा। कुछ ऐसी स्कीम्स हो सकती है जो एक साल में पूरा स्पेंड नहीं हो, बल्कि 1, 1.5, 2 साल में स्पेंड हो। तो जरूरी नहीं कि पूरी 10 लाख करोड़ की नई स्पेंडिंग आएगी, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट को अगर हम यूज कर सके, जो आरबीआई ने पैसा दिया है, और जो अब सरकार खर्चा करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी, और किस तरह से उसमें प्राइवेट सेक्टर का, विदेशी निवेशकों का, विदेशी कंपनियों का और निवेश मिला करके उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा बना दे, वहां पर मेरे ख्याल में 20 लाख करोड़ का योगदान रहेगा। तो बिल्कुल लैंड लेबर रिफॉर्म्स और साथ ही लिक्विडिटी, ये तीन चीजें हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुश्किल में सेक्टर है वो
हाँ, लो भी बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा मुश्किल में नवनीत जी है वो है बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जहां पर लिक्विडिटी की वाकई में समस्या भी है। आपकी तो डेट मार्केट पर भी बड़ी गहरी पकड़ है। किस तरह के ऐलानों की वहां जरूरत है, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वो ये है कि वित्त मंत्री जी लगभग हर रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखेंगी, एक एक सेक्टर पर किस तरह की राहत की जरूरत है वो बताएंगे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज, ये जो सेक्टर है यहाँ पर क्या कुछ और करने की जरूरत है? क्योंकि इकोनॉमी का लाइफ ब्लड होता है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं अनिल जी, फाइनेंस सेक्टर। और फाइनेंस जी। सेक्टर अगर सुदृढ़ होगा तो ही वो पैसा उसको पहुंचाया जा सकता है जिसकी प्रधानमंत्री ने बात करी। उन्होंने बात करी एग्रीकल्चर की, हैंडीक्राफ्ट की, खादी की, एसएमई की, एमएसएमई की, एक्सपोर्टर्स की, जो छोटे उद्योग है जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, वोकल फॉर लोकल, उन सबको पैसा पहुंचाना जरूरी है। वो तब होगा जब फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में हो। तो चाहे वो पीएसयू बैंक सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड हो गए, या जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो तकलीफ आई थी, क्या गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर सकती है? एनबीएफसी, एचएफसी सेक्टर को हम कैसे मजबूती दे सकते हैं ताकि वो जाकर के अपनी लैंडिंग को और बढ़ा पाए? एमएफआई सेक्टर को, और इवन मैं तो इंक्लूड करूंगा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और पेंशन फंड में भी किस तरह के रिफॉर्म्स हो सकते हैं ताकि हम सब मिलकर के उस मल्टीप्लायर को बढ़ाएं कि आप 8-9 लाख करोड़ आरबीआई ने जो बाजार में बैंकिंग सिस्टम में छोड़े हैं उसको हम कितना गुना करके एंड यूजर्स को, एंड बोरोवर्स को पहुंचा पाए। तो एक ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बैंकिंग सेक्टर को सुदृढ़ करने की जरूरत है, और जो नए इंस्टीट्यूशन चाहिए सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को बढ़ाने के लिए, एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हम कैसा खड़ा करें, एआईएफ इंडस्ट्री को हम कैसे मजबूत कर सके ताकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कर सके, रियल एस्टेट सेक्टर जो तकलीफ में है उसकी वजह से जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को तकलीफ है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो एक विहंगम दृष्टि से इसको देख करके फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती बहुत जरूरी है ताकि जो प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ की बात कर सकते हैं उसका पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव आ सके जो वो रियली चाहते हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स के लिए ये बहुत कुछ ऐलान होने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज है जिस पर बाजार की नजर है और वो है लॉकडाउन का अगला चरण क्या होता है। 18 मई के बाद क्या कुछ सरकार करती, तो आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है जिससे कि दोनों में बैलेंस बने? एक और जहां हेल्थ वाइज सेफ्टी जरूरी है, दूसरी तरफ अब वापस कब तक घर में बैठे रहेंगे, ट्रैक पर आना है, इकोनॉमी को वापस से चलाना है, बिजनेसेस काम धंधे प्रॉपर तरीके से शुरू हो, तो क्या कुछ सरकार को करना चाहिए जिससे कि इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ सके? तो हमने जो बोल्ड मेजर स्टिंजेंसी पर लिया लॉकडाउन का, उसकी वजह से हेल्थ डैमेज को हम काफी कम कर पाए। और अभी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को बढ़ा करके हम इकोनॉमिक डैमेज को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बोला, सर्वाइवल पर ध्यान था, अभी सर्वाइवल के साथ रिवाइवल भी करना है। कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, अब धीरे धीरे बातचीत होने लगेगी कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा कुछ समय तक, और वैक्सीन आने में या और कोई उपाय आने में कुछ समय लगेगा। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, किस तरह से हम एक प्रिवेंटिव गियर, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इन सबको, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सबको साथ में रख करके किस तरह से कोशिश करें कि इकोनॉमी को भी धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लाया जा सके। ये 2 महीने का जो समय मिला उससे हम समझ गए, जब मैं बोला हम समझ गए, पूरी दुनिया समझ गई कि इसके साथ कैसे रहना है। अब धीरे धीरे मेरे ख्याल में सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन, सब लोग मिलकर और बिजनेसेस मिलकर कोशिश करेंगे कि हम कोरोना के साथ धीरे धीरे ओपनिंग अप कैसे करें। पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि जो ओल्ड और वल्नरेबल है, जो वृद्ध और ऐसे लोग हैं जिनको इनसे बचाने की जरूरत है ताकि दूसरी जो जनसंख्या है वो काम पर लौट सके, उसके लिए हमें बहुत सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। नवनीत जी, एक बात और है जो बाजार को लेकर अब बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है कि अगर एक तरफ हम देखें कि कोरोना से हम धीमे धीमे निपटने की सिचुएशन में हैं, लॉकडाउन खुलने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, चीज़ें नॉर्मल भी होगी, लाइफ लॉन्ग तो घर में नहीं बैठेंगे, उसको देखकर थोड़ा माहौल पॉजिटिव भी बनता है। और दूसरी तरफ ये लगता है कि खुलने के बाद की जो समस्या है उनका क्या, नौकरियां जाएंगी, सैलरी कम होंगी, बिजनेसेस को लेकर जो चिंताएं हैं, पेमेंट लेने देने की, लिक्विडिटी की, बिजनेस आगे कब तक ट्रैक पर आएंगे, तो उसको लेकर डर भी लगता है कि कहीं, और जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी नीचे के आ रहे हैं, तो क्या समझे बाजार का डायरेक्शन क्या रखें, तेजी की तरफ या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद वापस से बाजार खराब हो सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर ये स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं आता तो शायद पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि बाजार कुछ थोड़ा घटत की तरफ बढ़ रहा था।
हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, विश्व के बाजारों को भी देखना होगा, विश्व की अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा। आई हम्म। थिंक वहां पर थोड़ी सी नरमी हमें दिख रही है, उसका भी भारत पर कुछ तो असर आएगा। तो आप दो तरीके से देखिए, नियर टर्म में आपने बिल्कुल सही बोला, नजदीकी समय में ये जो हेल्थ क्राइसिस की वजह से और इसका जो इम्पैक्ट कई क्षेत्रों पर आएगा, उसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा एक भय का माहौल रहेगा। दूसरा तरीका है देखने का कि इस भय के माहौल में कई जो नई अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए आ सकती है, जिसका कल अनाउंसमेंट हुआ और अगले कई दिनों में हमें विश्वास है कि चाहे वो जो लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, कई क्षेत्रों की जो बात करी गई, हम कितनी मेहनत से उसको आगे बढ़ा पाते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट हो सकता है। नियर टर्म में जो अनसर्टेनिटी हेल्थ क्राइसिस की वजह से है, ग्लोबल माहौल की वजह से है, ऑयल की वजह से है, आई थिंक बाजार में थोड़ी घटबढ़ चालू रहेगी। पिछली जो मंदी 2 महीने में लोगों ने देखी है और जो घटाव बढ़त देखा है, तो पूरा विश्वास ऐसा रिटर्न होने में कि अब नई बड़ी तेजी चालू हो गई, थोड़ा-सा समय निवेशकों को लगेगा और इसके लिए ज़रूरत है, जैसा मैंने पहले बोला, सभी को मिलकर के काम करना है, ताकि वो विश्वास बढ़े, हमारे निवेशकों का भी, विश्व के निवेशकों का भी, और धीरे-धीरे एक ऐसा माहौल बने कि भारत को पूरे विश्व से अलग देखा जाए, कि यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, जिस तरह से देश ने इस समस्या को झेला है और जिस तरह से देश अपने आप को एक अगली बड़ी प्रगति के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कल एक शब्द का इस्तेमाल काफी किया अपने भाषण के दौरान, वो आत्मनिर्भर, तो क्या नवनीत जी इसे इस तरह से देखा जाए कि वो चाहते हैं कि देश प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बने, प्लस जो कुछ भी दुनिया भर के बाजारों में, दुनिया भर के कई देशों में जो इस वक्त मौके हैं मुश्किल वाले, जैसे कि चीन है जहां से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, तो क्या ये एक बढ़िया मौका हमारे लिए हो सकता है कि हम खुद भी आत्मनिर्भर बने और हमारे यहाँ एक बढ़िया मौका दें विदेशी निवेशकों को आकर यहाँ बिजनेस करने का? क्या उनका मतलब ये समझा जाए और क्या कुछ हमें करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता पर हमें बढ़ना है, जैसा कल कल संदेश था, और मुझे लगता है हर कंपनी कोशिश करेगी कि किस तरह हम भारत की डिमांड को बढ़ाएँ और इस डिमांड को हम यहीं मीट करें। पिछले 1-2 सालों से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बहुत ध्यान है। हमने उसका ऑलरेडी पॉजिटिव असर, अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में देखा है। क्या हम उसको और विहंगम बना सकते हैं? क्या हम कई क्षेत्रों में वो चीज़ कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मोबाइल फ़ोन्स की और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अभी तक ज़्यादातर असेंबली हो रही है। क्या हम कंपोनेंट्स भी यहाँ बना सकते हैं? क्या हम लाइट इंडस्ट्रियल्स में या और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में, डिफेंस के क्षेत्र में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं? और एक-एक आइटम अगर हम देखें जहाँ हमारा बड़ा आयात होता है, किस तरह से हम यहाँ पर बना सकें। एक बात और जोड़ूँगा अनिल जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि डिमांड हम्म। और डेमोग्राफिक्स हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें अगर मैं 2 डी और जोड़ दूँ, डेमोक्रेसी और डिजिटलाइज़ेशन। आई थिंक डिजिटलाइजेशन की वजह से, हम्म। चाहे हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, एजुकेशन का हो, डिजिटल बैंकिंग का हो, चाहे अगर हम ई गवर्नेंस देखें, ई जुडिशरी भी हो सकती है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हमको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो 90s में जैसे Y2K मूवमेंट था, हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाहे हेल्थ केयर में, आईटी सेक्टर में और दूसरे कई क्षेत्रों में, किस तरह से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर सके। पूरे देश ने एक एक तरह से, जिस तरह से 2 महीने में हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज करके इस स्थिति का सामना किया, उसको हम कई बड़े रूप में व्यापार की प्रगति के लिए, अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए भी देख। जी। नवनीत जी, लॉकडाउन के बाद और ये कोरोना का जो घर में बैठने का हमने अनुभव लिया है 2-3 महीने का, इसके बाद जब सिचुएशन बेहतर होगी और जब हम लाइफ बैक टू नॉर्मल में जाएंगे, क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें बदलेंगी बिजनेस करने के तौर तरीके, निवेश करने के तौर तरीके, और ऐसे में क्या कुछ नई थीम्स ऐसी सामने आएगी जिन्हें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है? कुछ ऐसी थीम्स हो सकती हैं जो आगे चलते हुए काम की ना रहें, ऐसे सेक्टर्स जहां से निकल जाना चाहिए, ऐसी नई थीम जिन पर फोकस करना चाहिए? जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, जहाँ-जहाँ पर हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ा है। सप्लाई चेन शिफ्टिंग का जो एक अपॉर्चुनिटी भारत को मिली है, वो ज़रूरी, आई थिंक उसमें कई क्षेत्रों को बढ़ावा हो सकता है। अगर हम छोटे उद्योगों को, एग्रीकल्चर को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात करी गई है, अगर उनको हम रिवाइव करते हैं, और वैसे भी अपनी पहले बात हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद ये समस्या उतनी नहीं हुई जितनी शहरी इलाकों में हुई। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड क्षेत्र हैं, वो शायद ठीक करेंगे।
हेल्थ केयर की हमने बात करी, विश्व स्तर पर इतना खर्चा होगा अगले 5-10 सालों में, पूरी पब्लिक पॉलिसी का अटेंशन हेल्थ केयर पर रहेगा, तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी वहाँ बन सकती है। और मैं एक बड़ी बात एक ऐसी बात कहूँगा कि अगर हम 91 के रिफॉर्म्स को देखें, जब भी बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, बिज़नेस करने का तरीका बदलता है, कई तरह के डिसरप्शंस आते हैं, तो हर बिज़नेस में एक नई चीज़, अगर मैं कहूँ कि इनोवेशन की अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आर-एन-डी स्पेंडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर में, गवर्नेंस में, पॉलिसी में, टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, सब फैक्टर मार्केट्स में, अगर इन सब में डिसरप्शन आता है, तो हर व्यापार अपने आप को किस तरह से नए तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। और हमने देखा है कि अर्ली 90s में जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, वो धीरे-धीरे अगर अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाई तो बहुत छोटी बन गई और या चली गई, और कई छोटी कंपनियां उस समय में जो थी वो धीरे-धीरे बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि वो उन चेंजेस को, वो जो परिवर्तन हो रहे थे उनको अच्छे से समझ पाई। जी। नवनीत जी, मुझे याद है पिछले 1.5-2 साल से जब देश में सारे लोग टेलीकॉम सेक्टर को लेकर काफ़ी बेरिश थे, आपने टेलीकॉम सेक्टर पर बड़ा बुलिश कॉल दिया था और उसके बाद हम देख भी रहे हैं कि जो स्टॉक बचे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आए इस खास कमज़ोर वाले बाजार में भी। क्या ये समझा जाए कि लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों ने खाने के साथ साथ डेटा का कंजम्पशन किया है, ये एक नई और बड़ी थीम और सामने आ रही जो चलती रहेगी? क्या इस सेक्टर पर अभी भी आप बुलिश हैं? तो कई जने जैसा कहते हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा 21वीं शताब्दी का यस। जैसे कच्चा तेल था कि कई इकोनॉमिक्स का भाग्य ही बदल गया, जहाँ पे तेल मिल गया पिछली शताब्दी में या कोयला मिल गया, तो इस शताब्दी में वो डेटा है। और जिस तरह से भारत में डेटा का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, आई थिंक वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने दिख रहा है। और जहाँ तक आपको पता है कि डेटा पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन हमारा ऑलरेडी यूएस और चाइना से भी अधिक हो गया है। तो सिर्फ वो टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं, बल्कि कई दूसरे बिजनेसेस, कई दूसरे क्षेत्र ऐसे होंगे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर इफेक्टिवली लेवरेज कर पाएंगे। अगर आप 90s में अगर आप देखो वाई टू के मूवमेंट और हमारी आईटी इंडस्ट्री जिस तरह से बड़ी बनी, उसमें जब कम्युनिकेशन खुला कि आप बेंगलोर में बैठकर भी अमेरिका की किसी कंपनी को सपोर्ट कर सकते हो, तब एक बड़ी आईटी इंडस्ट्री खड़ी हुई। आज तो अब उससे बहुत बड़ा लीप फ्रॉग हो गया है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमने विस्तार किया है। एक छोटी सी कंपनी जूम किसी को पता भी नहीं था 2 महीने पहले, और आप उसका शेयर प्राइस देखिए। इस तरह की कई जूम आई थिंक भारत में भी बन सकती है। पर हमें तो एक और कोशिश करनी चाहिए, जो भारत का टैलेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में है, सिलिकॉन वैली तो वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको यहाँ ला पाए, और उस तरह की बड़ी कंपनियां, उस तरह के बड़े इनोवेशन अगर हम भारत में कर पाए तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल। लेकिन एक और जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि अब जब बड़ा पैकेज आया और इस पैकेज के बाद लगातार अलग अलग सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की जाएगी वित्त मंत्री द्वारा, कौन से वो 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है जिनको सबसे ज्यादा इस वक्त राहत की जरूरत है, या फिर जिन्हें राहत दी जाए तो वो तुरंत प्रभाव से इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे? वो सेक्टर्स कौन से हैं? जैसा मैंने कहा कि क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतना अनलिमिटेड पैसा नहीं है कि हम कहीं भी खर्चा कर सकें, और मांग सबकी है। चाहे छोटे से छोटा व्यापारी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे होटल्स हो, चाहे एक्सपोर्टर्स हो, हर इंडस्ट्री को कुछ न कुछ मदद चाहिएगी। हमारी क्षमता टैक्स काटने में बहुत लिमिटेड है, हम यहाँ से और नहीं काट पाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में ऑलरेडी कट हो गए, जीएसटी में भी शायद जिस तरह के फ्लोज है हम नहीं काट पाएंगे। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखना है कि 1 रुपया लगाकर 1 रुपये से ज्यादा का फायदा कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ पर मिल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर हम जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्कीम्स है, एनआरईजी है तरह की, अगर उसमें इस तरह से निवेश करें ताकि एक तो निवेश उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लोगों को इनकम मिले, वो आज खर्चा करें तो कंजम्पशन बढ़ जाए, लेकिन वो एनआरईजी का पैसा उन प्रोजेक्ट पे दिया जाए जहां पर कैपिटल असेट भी आज खड़ी हो जाए, चाहे रूरल रोड्स है, चाहे रूरल हाउसिंग है, चाहे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जहां पर एनआरईजी की तरीके से सरकार हायर कर सके एम्प्लॉयज को, और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो कंजम्पशन भी बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और मटेरियल्स का भी वहां पर यूज हो। तो इस तरह से हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एक एक रुपए का यूज कर पाए कि इकोनॉमी पर इम्पैक्ट 1 रुपए की खर्चे से 1 रुपए का नहीं हो, बल्कि 1 रुपए से कई गुना ज्यादा हो।
बिल्कुल। एक राय मैं आपसे लेना चाहता हूं उन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जो एक तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स है, जो हर एक फॉल में लगाते हैं, या फिर जो एसआईपी के जरिए अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है 7,500 की निफ्टी पे भी इन्वेस्ट किया होगा, 8,000 पे भी, 8,500 पे भी, और उन्हें एक अच्छा मुनाफा 20 से 30% का बन रहा है। क्या उनके लिए मुनाफा वसूल करने का वक्त है या बने रहें? दूसरा ये कि कई लोग जो है पुराने इन्वेस्ट करके बैठे हैं और वो ये सोचे कि चलिए हमारे आसपास की एनएवी आ गई, या जो शेयर खरीद के बैठे कि हमारे आसपास के भाव आ गए, बड़ी मुश्किल से वापस मार्केट ऊपर आया, 2,000 पॉइंट तो निकल जाए, 2,500 पॉइंट आया, तो क्या करें? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या राय है आपकी? तो दो तरीके से सोचने का, कोई सोच सकता है कि अभी तो ऊपर से बाजार 20-25% नीचे है, कोई सोच सकता है आपने बोला कि नीचे से 20-25% ऊपर है। बिकॉज नियर टर्म में बहुत अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने बोला, सरकार कोशिश करेगी कि रिलीफ और रिफॉर्म मेजर के जरिए उस अनसर्टेनिटी को कम किया जाए और धीरे धीरे एक सर्टेनिटी की तरफ और एक कॉन्फिडेंस मेजर बढ़ाया जाए। नियर टर्म में जैसे मैंने बोला, हेल्थ क्राइसिस की वजह से और विश्व के माहौल की वजह से वॉलेटिलिटी चालू रहेगी। अब मेरे ख्याल में जो एसआईपी के निवेशक हैं उनको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। वो डिसिप्लिन आई थिंक अपना मेंटेन करना चाहिए। जिन्होंने मार्च में जिनकी एसआईपी लगी तो नीचे ही उनको नीचे के लेवल पर भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एकदम ऐसा शॉर्ट टर्म कॉल ले लेना 5-10% के लिए अनिल जी बहुत मुश्किल होता है। आप ज्यादा पैनी नजर रखते हो मिनट टू मिनट, मेरे ख्याल में आप अच्छा गाइड कर पाओगे। मेरे लिए छोटे से समय का ऐसा व्यू दे देना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक बात है, लंबे समय के लिहाज से, लेकिन लंबे समय के लिहाज से जो लोग एसआईपी कर रहे हैं या जो फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए सही वक्त है एंट्री करने का? हाँ, सो अगर उनका इक्विटी में एलोकेशन कम है, डेट में एलोकेशन ज्यादा है, तो इस समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी मार्केट में लगाया जा सकता है। बाजार की गड़बड़ का उनको फायदा उठाना चाहिए और धीरे धीरे पर लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे ना फिक्स इनकम और डेट मार्केट पे भी लेना चाहता हूँ, इससे पहले कि आपसे विदा लूं। जो डेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या राय है? क्योंकि उन्हें भी एक तरफ तो ये लगता है कि चलिए ब्याज दरें कम होनी चाहिए, और दूसरी तरफ करेंसी वीक होने का या फिर फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का जो खतरा है उसको देखकर डर भी लगता है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो बॉन्ड मार्केट वो उसी रस्साकशी में है। एक तरफ फिस्कल डेफिसिट की वजह से ज्यादा बोरोइंग का बाजार पर इम्पैक्ट, दूसरी तरफ आरबीआई का सपोर्ट, लिक्विडिटी, ग्रोथ, इन्फ्लेशन डायनामिक्स, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बॉन्ड यील्ड्स बहुत नीचे है। अगर हमारे बॉन्ड को सरकार जो कई ग्लोबल इंडिसेज है उनमें ले पाती है तो फॉरेन का पैसा कुछ समय बाद आ सकता है। उसकी वजह से तेजी भी है। तो उन दोनों को आपस में आई थिंक उसकी एक तरफ वो यील्ड्स नीचे जा रहे हैं आरबीआई की वजह से, एक तरफ से थोड़े से यील्ड ऊपर चले गए क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है तो गवर्नमेंट की बोरिंग बाजार में ज्यादा आएगी। बट फिर भी मुझे लगता है नेट नेट सरकार इस तरह से फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करेगी कि आरबीआई के साथ मिलकर के ब्याज की दरों को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दें, बिकॉज वो बहुत जरूरी है इस समय जो अर्थव्यवस्था की मांग है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे रहे, हमारी ब्याज दरें नीचे रहे, और कोशिश करेगी कि ब्याज की दरें ऊपर नहीं जाए। तो जो फिक्स इनकम के निवेशक भी हैं, चाहे ड्यूरेशन फंड्स में और या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, उस तरह के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और अगर ओके, आप तो कंपेयर ये करें जो फिक्स डिपॉजिट की फिलहाल रेट्स है या सेविंग जी बैंक की रेट्स है, उसके कंपैरिजन में बॉन्ड यील्ड्स अच्छे जी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नवनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस आर्थिक पैकेज पर और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे नवनीत मनोज साहब, एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ और डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि बाजार में इस वक्त आपके लिए मौके नए बनते हुए दिख रहे हैं। इस आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था और बिजनेसेस ट्रैक पर लौटते हुए नजर आएंगे और धीमे धीमे लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियां बेहतर होगी, और ऐसे में आपको इक्विटी एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। इस खास चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नमस्कार।